सपा के बड़े नेता आजम खान एक लंबा वक्त जेल में गुजारने के बाद अब आजाद है, लेकिन तबीयत नासाज है तो गंगाराम हॉस्पिटल में पिछले 2 दिनों से भर्ती हैं। इस वक्त तो हमारे साथ मौजूद हैं एनडीटीवी इंडिया के लिए खास बात करने के लिए। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। आजम साहब, अस्पताल में आपसे मुलाकात की। पहले तो हम चाहेंगे आप ये बताएं कि अब आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर तो नहीं कह सकता, इलाज के लिए आया हूँ तो अभी इलाज की शुरुआत है, जांचें हो रही हैं, उसके बाद इसी नतीजे पर पहुंचेंगे डॉक्टर से। 2 साल से ज्यादा का वक्त आपने 27 महीने का वक्त आपने जेल में गुजारा। उसकी जो यादें हैं क्या आज भी आपके जहन में आती हैं, और अगर आती हैं तो सबसे खौफनाक याद कौन सी? देखिए, जेल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने पहले न काटी हो। तकरीबन 2.25 साल इमरजेंसी की जेल में रहे, जब छात्र जीवन था, तालिब इल्म थे, एएमयू स्टूडेंट्स यूनियन के सेक्रेटरी थे, एलएलएम का फाइनल सेमेस्टर था। लेकिन उसमें और इसमें बहुत फर्क था। बड़ी जगह थी, बड़ी बड़ी बैरक्स थी, कई 100 लोग एक बैरक में थे, डॉक्टर्स थे, प्रोफेसर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, खुला माहौल था, सारा दिन घूम फिर सकते थे, पढ़ लिख सकते थे। यहाँ कोठरी कैसे? खाना पीना रहता था। ये दरअसल ये जो जिस जेल में हम थे, इसको सुसाइडल जेल कहा जाता है। ये पूरे हिंदुस्तान की इकलौती जेल है जिसका नाम सीतापुर जेल नहीं बल्कि सुसाइडल जेल है। यहाँ एक फितरत, एक प्रवृत्ति पैदा होती है कैदी में कि वो अपने आप को ख़त्म कर ले, और वो पूरे तकरीबन ज़िले की नफ्सियात है। वहाँ 70% जेल में वो लोग हैं जो शायद किसी हद तक बेगुनाह हैं। लड़के में ज़ाहिर शादी हुई, फेरे हुए, निकाह हुआ, और ज़रा सी बात पर कोई बात हुई तो वहाँ लड़कियाँ अपनी जान ज़ाया कर लेती हैं। और फिर वो जो तरीक़ा है, सास, ससुर, बहन, भाई, शौहर, सब वहाँ मेरे सामने कई लोगों ने सुसाइड किया भी और सुसाइड की कोशिशें भी हुई। और तो जेल के अंदर और जेल के बाहर अपनी जान खुद देने का वहाँ एक रिवाज सा है। तो वो तो रहा जेल का माहौल। उस जेल के माहौल में जहाँ जो जेल जानी ही इसके लिए जाती हो कि वो सुसाइडल जेल है, उसमें चंद कोठरियाँ आमने सामने, गालिबन 14 कोठरियाँ थी और उनमें सब में कबाड़ भरा हुआ था। उनमें से एक कोठरी में मैं और अब्दुल्ला थे। बाद में मैं अकेला रह गया था। बहुत छोटी सी थी, गालिबन 8x11 की वो कोठरी थी। उसमें हम सुबह 6 बजे, 6:30 बजे खोले जाते थे, और शाम 6:30 बजे डबल लॉक हमारे लिए लगा दिया जाता था। बहुत सब गर्मी, बहुत सब ठंड। क्या उस कमरे में पंखा भी था? जी, पंखा था, दीवार में पंखा था। लेकिन साइज क्या था? 8x11। आपने कहीं कहा कि कब्र से थोड़ी बड़ी, कब्र से थोड़ी बड़ी हुई वैसे। तो एक दिन आजम खान का वहां गुजरा कैसे? खाने में क्या मिलता था? वॉशरूम का क्या इंतजाम था? उसी में बेटा साथ बंद था? उसी में टॉयलेट था, बराबर थोड़ी सी दूरी पर बीवी भी बंद थी। तो बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह अल्लाह करने का वक्त मिला, मालिक को याद करने का बहुत मौका मिला। वो दरअसल जेल नहीं थी, एक बदतरीन अजियत के लम्हात थे। और वो उसमें एक दिल को ये एहसास हुआ शुरू दिन से आखिर तक कि हमसे आखिर इतनी घृणा की वजह क्या है। नफरत नहीं, हिंदी ज़ुबान के बेहतरीन लफ्ज़ों में से एक लफ्ज़ घृणा का लफ्ज़ है कि मेरे जैसे आदमी से, जिसने कभी अपने कलम से ऐलानिया ये कहा कि अगर धर्म और जाति के नाम पर मेरे कलम से कभी नाइंसाफ़ी हुई हो तो मुझे हक़ ही नहीं है फिर
किसी भी तरह से जिंदा रहने का भी। और मैं समझता हूँ कि जो धर्म और जाति के नाम पर कोई फर्क करता है, इंसाफ करते हो, तो गली का वो बीमार कुत्ता ज्यादा बेहतर है बनिस्बत एक इंसान की। मैं यही जानना चाहता हूं कि आजम खान को क्या लगता है कि अब आपके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आजम खान की अब एक अलग पहचान भी है। आजम खान एक एक्स मिनिस्टर के तौर पे भी जाने जाते हैं, विधायक के तौर पे जाने जाते हैं, कदावर नेता के तौर पे जाने। अब वो एक मुर्गी चोर, बकरी चोर, किताब चोर या डकैती, आप बता रहे थे कि डकैती के मामले हैं, इस तरह से भी नवाजा गया है। अब आप हम पर एक मुकदमा है जिसमें मैंने, मेरी बीवी ने, मेरे बच्चों ने एक शराब की दुकान लूटी है वजीर रहते हुए, और 16,000 रुपया उसके गले से भी लूटा है। उस पर शर्म आती है और उन लोगों पर भी आती है जिन्होंने अपने सोच और सियासत के मेयार को इस हद तक पहुंचा दिया। आप क्या ये कह रहे हैं कि आपको जानबूझकर टारगेट किया गया, एक साथ 89 केसेस लगाए गए और कोशिश ये की गई कि आप एक में बेल पाए तो दूसरे में उलझ जाएं, दूसरे में बेल पाए तो तीसरे में उलझ जाएं, और शायद यही वजह थी कि आप इतना लंबा वक्त जेल में? तन्हा मैं ही नहीं, मेरी मरी हुई माँ, उन पर मुकदमे, मेरी बड़ी बहन जो चल नहीं सकती थी, उन पर मुकदमे, उन्हें घसीट कर ले जाया गया, मेरे बड़े भाई पर, मेरे दोस्तों पर, मेरे शहर वालों पर, हजारों लोगों पर संगीन मुकदमा। वो आजम खान अखिलेश यादव से नाराज हैं या निराश हैं? देखिए, ना मुझे नाराज होने का कोई हक है और ना उसकी कोई वजह है। कोई बज़ाहिर वजह भी नजर नहीं आती कि मैं क्यों नाराज हो जाऊं। मेरे अपने मामलात और हालात ही ऐसे हुए कि कोई शिकवा, कोई शिकायत में किसी से करने की हैसियत में हूँ ही नहीं। आजम खान मैंने अभी शायद आपसे एक शेयर अर्ज किया था कि जहाँ जहाँ से भी हम शब नसीब गुजरे हैं, वहाँ वहाँ ये सुना है सहर नहीं होती। तो हम ऐसे मामलात में मुलविस हो गए, कर दिए गए कि पूरे मुल्क में हमें पहले नंबर का माफिया कहा गया और कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठी, न किसी सियासी जमात से, न किसी सियासी फर्द से, न कोई समाजी ऑर्गेनाइजेशन से, न कोई तालीमी ऑर्गेनाइजेशन से। जितना बड़ा तालीमी काम मैंने किया है शायद सदियों में किसी ने नहीं किया है। जो यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं बड़े बड़े लोगों ने, वो उनका बिजनेस है। मैं उससे तनख्वाह नहीं लेता, मैं उससे कोई पैसा नहीं लेता, मेरे परिवार का कोई नहीं लेता। उस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए चंदा किया जाता है। वो गरीबों के लिए है, वो कमज़ोर और नादार लोगों के लिए है, वो सिर्फ एक मजहब वालों के लिए नहीं है, एक जात वालों के लिए नहीं, वो इंसानों के लिए है। आजम साहब, आप शेर का सहारा ले रहे हैं जब हम अखिलेश की बात कर रहे हैं। कपिल सिब्बल के लिए आपने ये कहा कि आप अपने जिस्म का एक कतरा खून भी दे दें तो भी उनका वो कर्ज नहीं उतर सकता। यकीन देखिए, उसी कपिल सिब्बल को अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी से राज्यसभा भेजा। क्या ये आपको संदेश देने की कोशिश थी? वास्ते उनके भी बहुत अच्छे हैं, मामलात बहुत अच्छे हैं, और आज से नहीं है, मुझसे पहले से उनके वालिद साहब से। तो आपको बाहर, लेकिन जी, मुझे उनके राज्यसभा में भेजे जाने की खुशी है और मैं शुक्रगुजार हूँ उसके लिए। क्या आजम खान को हम आज भी सपा का नेता ही कहें, और क्या ये कह सकते हैं कि आजम खान आगे भी सपा में रहेंगे और एक सपा के कद्दावर नेता की जो उनकी पहचान है उसमें वो बने रहेंगे? देखिए, नेता तो बहुत बड़ा लफ्ज है, नेता तो मुलायम सिंह यादव साहब जी आज भी हैं। तो नेता लफ्ज तो मैं तो खादिम हूँ और 40 साल मैंने खिदमत ही की है पार्टी की और अपने नेताओं की। तो नेता तो नहीं है, वर्कर थे, वर्कर ही हैं और वर्कर ही रहना चाहते हैं, उससे ज्यादा नहीं। कहते हैं कि अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, लेकिन वक्त के साथ अपनों का पता चल जाता है। क्या आजम खान को इन 2-2.5 सालों में, 3 सालों में दुनिया पहचान हुई इंसान की? दुनिया तजर्बा का है और जिंदगी बहुत छोटी है।
ایک تجربہ ہم کرتے ہیں، پھر اگلی نسلوں کے لیے اس تجربے کو مثال بنا کر چھوڑ جاتے ہیں، پھر اگلی نسل اس تجربے کو بھگتی ہے۔ ہو سکتا ہے جو تجربہ میں نے کیا ہو وہ ناکافی رہا ہو۔ وفا، محبت، دیانت، ایک وقت وہ بھی تھا جب ملائم سنگھ جی نے بھری کیبنٹ میں یہ کہا تھا کہ میری کیبنٹ میں ایک ہی ایماندار منسٹر ہے۔ سب ناراض ہوئے تھے اس پر۔ وہ بھی وقت مجھے یاد ہے جب پارلیمنٹ میں ملائم سنگھ جی نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اعظم خان کمیونل ہے تو اس سے پہلے میں کمیونل ہوں۔ تو تجربہ ہے، میں ہو سکتا ہے اس میں بہت کامیاب نہ رہا ہوں، لیکن رواداری کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے رشتوں سے انحراف نہ کروں، انکار نہ کروں، اور کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے آنے والے لوگوں پر انگلی اٹھے اور لوگ وفا کو الزام دیں۔ ایک کوٹری چھوٹی سی، اس میں بیٹا ساتھ، کچھ دور ایک کوٹری جس میں آپ کی بیگم بند، کیا کچھ گزرتا تھا اس دوران جی؟ سوائے صبر و شکر کے کچھ نہیں تھا، اور یہ امتحان میں تو بہت گنہگار ہوں، ہمارے نبیوں پر بھی گزرے ہیں، ہم سے سخت حالات سے گزرے ہیں، وہ تو صلیب پر لٹکائے گئے ہیں۔ آخری میں کھانے کو کیا ملتا تھا اعظم خان کو؟ بس کھانا ملتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ نہیں پوچھیں تو اچھا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں بہت لوگ پریشان ہو جائیں گے، وہ قیدی پریشان ہو جائیں گے جو اس جیل میں رہتے ہیں، ان پر اور زیادتیاں بڑھ جائیں گی۔ پھر اسے رہنے دیں۔ اعظم خان صاحب بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے، جو کچھ ہوا اس سے شیئر کرنے کے لیے، جو کچھ آپ اب کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں شیئر کرنے کے لیے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ صحت مند ہوں۔ لیکن اسی جیل میں رہتے ہوئے جی تمام سختیوں کے باوجود، تمام سازشوں کے باوجود، تمام طاقتوں کے باوجود ایسا نہیں تھا کہ میں نے پرچہ نہیں بھرا۔ میں آپ کے گزرے سوال کا جواب یہاں دینا بھی چاہتا ہوں۔ جی جی میرے بیٹے نے بھی پرچہ بھرا، حالانکہ وہ باہر چند روز کے لیے نکلا تھا، میرا جیل سے پرچہ بھرا گیا، اور مجھے اتنا ووٹ ملا جتنا کبھی نہیں ملا۔ یہ بھروسہ تھا کہ آپ دونوں جیتیں گے؟ اپنے مالک پر یقین تھا۔ اس سے زیادہ ووٹ مجھے کبھی ملے ہی نہیں، اور مل بھی نہیں سکتے، آگے بھی نہیں مل سکتے۔ کیا ہم جس اعظم خان سے بات کر رہے ہیں وہ سپا کے ودھائک ہیں، اور جب ہم اعظم خان سے بھوشیہ میں ملیں گے تو کیا ہم تب بھی سپا کے قداور نیتا اعظم خان سے ہی بات کر رہے ہوں گے، یا پھر انہوں نے اپنا راستہ الگ کر لیا ہوگا؟ غالباً آپ یہ وہی سوال اور اسی طرح کر رہے ہیں جو آپ کے یہاں بہت قریب میں ایک نیتا کے لیے ہوا تھا، اور پھر کون سا دلائی؟ ہاردک پٹیل صاحب کے لیے۔ تو میں اتنا بڑا ایک تو نیتا نہیں ہوں، نہ اتنی بڑی میری سوچ ہے، نہ میں اتنی بڑی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر کے نکلا، نہ میرے سامنے اتنا بڑا میدان ہے۔ میرے سامنے زندگی کا وقت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، زندگی کا سفر بھی میں کتنا اور بہت جیوں گا، لیکن چاہتا ہوں جتنا بھی زندگی ہو، جتنا بھی جیوں، وہ غیرت اور وکلپ نہیں، آپ یہ کہنا چاہتے نہیں۔ وکلپ تو دیکھیے بہتوں کے پاس نہیں ہے، اکیلے میرے پاس نہیں ہے، کے پاس نہیں۔ اب اپنی جی سوری کوئی بات نہیں، کوئی بات لیکن کوئی نہ کوئی راستہ تو نکلے گا، کچھ تو نکلے گا۔ کیا ہم اسے اعظم خان کی اشاروں میں کہی گئی بات سمجھیں، یا جو کہا صرف وہی سمجھیں؟ نہ کوئی اشارہ نہیں، میں تو بہت سادہ آدمی ہوں، اور دل سے سیاست کرتا ہوں، دماغ سے نہیں کرتا۔ بہت سادہ زندگی ہے اور بہت سادی سوچ ہے۔ کل کیا ہوگا یہ میں نہیں جانتا، لیکن انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جس سے آپ کوئی تنقیدی سوال یا نشان میرے وجود پر لگا سکیں۔ اس کی کوشش کروں گا۔
بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. آپ انشاءاللہ صحت مند ہو کر لوٹے اور پھر آپ سے. تو ابھی آپ اعظم خان صاحب کو سن رہے تھے جو NDTV سے خاص بات چیت میں انہوں نے بہت ساری باتیں کہی. جیل میں گزارے گئے وقت کے بارے میں بھی انہوں نے بیان کیا, کیا کچھ گزری اس پر بھی روشنی ڈالی, اور ساتھ ہی بھوشیہ کو لے کر کیا ہے ارادے, کیا وہ اکھلیش یادو سے ہیں ناراض. بہت سارے مدعے تھے جن پر انہوں نے بات کی, جو آپ صرف NDTV انڈیا پر دیکھ رہے تھے.